हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छी हेल्थ में होंगे। एंड आप लोगों ने मेरा गैसियस स्टेट का सेकंड लेक्चर ज़रूर देखा होगा। तो सेकंड लेक्चर में हमने कुछ डिफरेंट किया था। सेकंड लेक्चर में हमने एक डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल किया था इंस्टेड ऑफ ब्लैक बोर्ड टीचिंग। आई होप आपको वो पसंद आया होगा, बिकॉज वो एक नया था मेरे लिए कुछ, तो उसको हमने किया। और हाँ, उस सेकंड लेक्चर में थोड़ी सी वॉइस कम आ रही है, तो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ यूज़ हेडफोन्स वाइल वॉचिंग द लेक्चर, तो उसमें आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो सेकंड लेक्चर में बेसिकली हमने कवर किया था वेरियस प्रेशर टर्म्स एंड हमने एक गैशियस एक्सपेरिमेंटली डेराइव्ड गैशियस लॉज को डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में जो लेक्चर 3 है, इसमें हम और लॉज के बारे में पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ के कुछ और हम क्वेश्चंस करेंगे और आगे के लॉज को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। एक बात और, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा मेथड सही लग रहा है, क्या मैं ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करूं या फिर मैं डिजिटल टीचिंग पे ही कंटिन्यू करूं। आप प्लीज जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो उसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कमेंट करके, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपनी आगे की वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट। हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। आपने कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द बॉयल्स लॉ कल हमने किया था। बॉयल्स लॉ को हम पीवी रिलेशनशिप भी कहते हैं। पीवी रिलेशनशिप इसीलिए क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम दो पैरामीटर्स की हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं, जहां पर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को हमने यहाँ पर कांस्टेंट ले रखा है। ठीक, तो बॉयल्स लॉ के हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे। पिछली वीडियो देख लो, लेक्चर 2 देख लो। लेक्चर 2 में हमने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स किए हैं। वो सारे के सारे ग्राफ्स तुम्हें आने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज एक हम क्वेश्चन करेंगे, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आपने पहले भी किया हुआ है, बस रिवीजन हमें करना है। तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P is inversely proportional to V, सही बात है। but when we fill air in balloon, both pressure and volume increases. Why? अब देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बोलता है कि बॉयल्स लॉ तो ये कहता है कि जैसे जैसे आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे या प्रेशर को आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम तो है वो घट जानी चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीजेस, दिस इज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, है ना। ये बॉयल्स लॉ ने बात बोल रखी है। बट आप जब एक गुब्बारा फुलाते हो, गुब्बारे के अंदर आपने हवा भरनी शुरू कर दी, ये छोटा गुब्बारा, इसके अंदर आपने हवा भरनी शुरू कर दी, थोड़ी देर बाद गुब्बारा आपका बड़ा हो गया, है ना। तो अब जैसे ही हवा उसमें भर रहे हो, तो यानी कि जो V है, V अब एक V1 और एक V2 है, तो V2 जो है वो V1 से बड़ा है ना। यानी कि हमारा वॉल्यूम तो अब बढ़ रहा है, लेकिन जैसे इसके अंदर आप हवा भर दोगे तो इसके अंदर ज्यादा एयर होने की वजह से बड़े गुब्बारे में हमारे पास प्रेशर भी अंदर ज्यादा लग रहा है। तो कुल मिला के ये तो ये कह रहा है कि जो प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम है वो भी बढ़ रही है। तो क्या हम ये कहें कि बॉयल्स लॉ फेल हो गया? बिल्कुल गलत। देखो, कभी भी आपका लॉ फेल नहीं होता है। हम यहाँ पे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से, यानी कि लॉ की कोई ना कोई कंडीशन जो है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही होगी, तभी हमें ऐसा लग रहा है कि लॉ फेल हुआ, बट असल में लॉ फेल नहीं होता है। उसका नाम है लॉ इसीलिए क्योंकि वो फेल नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप देखो, आप खुद सोचो यहाँ पे क्या कंडीशन है जो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। बॉयल्स लॉ की कंडीशन थी क्या क्या, कि टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स हैज टू बी क्या, हैज टू बी कांस्टेंट। मान लेते हैं हम यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, हवा हवा भर रहे हैं हम गुब्बारे में, गुब्बारे को फुला रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बदल रहा, मान लिया, चलो ठीक है। पर आप उसके अंदर जैसे जैसे मोर एंड मोर एयर पास करोगे, सो एन इज इंक्रीजिंग। अब एन जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, n is increasing, that means n जो है that is not equal to constant, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे कांस्टेंट नहीं है। अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं है तो बॉयल्स लॉ तो वहां पर अप्लाई होगा ही नहीं। तो बॉयल्स लॉ में एक बात का ध्यान रखोगे कि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन, यानी कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V तभी आता है जब हमारा T एंड N आर कांस्टेंट। इस बात का ध्यान रखना है बच्चों, इस बात को हमेशा ही आपको याद रखना है, इस बात को आप नहीं भूलोगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, सब आप आराम से कर भी सकते हो, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करने में आपको मजा भी आएगा, थोड़ा सा इससे अलग भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें कहता है, देखो ये भी बलून जैसा ही क्वेश्चन है। तो इसने अब की बार बोला कि अ बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। अब देखो रूम टेम्परेचर उसने मेरे को क्वेश्चन में बोल दिया, यानी कि टेम्परेचर नहीं बदलना हमको, है ना। इट विल बर्स्ट इफ द प्रेशर एक्सीड 0.2 बार, यानी कि प्रेशर अगर 0.2 बार से ज्यादा कर दोगे तो जो गुब्बारा है वो फट जाएगा। ठीक है, ठीक है।
इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइज 2.27 लीटर, यानी कि जब 1 बार प्रेशर था तो गैस ने 2.27 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है। अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बलून बी एक्सपेंडेड। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो P1 V1 है वो हमेशा कांस्टेंट है। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब देखो यहाँ पे हमें P1 की कंडीशन दे रखी है, हमें प्रेशर दे रखा है 1 बार। P1 यानी कि पहले हमारा जो प्रेशर है वो 1 बार है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी वॉल्यूम है दैट इज 2.27 लीटर्स। ओके, 2.27 लीटर्स हमारी वॉल्यूम आ गई। अब इसने क्या किया, अब देखो एक गुब्बारा था यहाँ पे, हाइड्रोजन इसमें भरी हुई है। अब इसमें प्रेशर, पहले प्रेशर 1 बार था। अब इसने क्या किया, ये कंडीशन 1 है, दिस इज कंडीशन 1। कंडीशन 2 में अब जो हमारा प्रेशर हो गया वो 1 बार की जगह 0.2 बार हो गया। अब 0.2, अब देखो यहाँ पर ये P1 था और ये P2 है, और इसका जो V1 था दैट इज 2.27 लीटर। ओके, अब यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर कम होने का साफ साफ मतलब है कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ गई होगी, और जो बड़ी हुई वॉल्यूम है V2 यही मुझे यहाँ पर निकालनी है, यही मेरा मकसद है। ओके, तो ये हमारा टास्क हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वही हम बॉयल्स लॉ को इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम डेटा लिखेंगे, डेटा में हमें दिया है P1 दिया है, V1 दिया है, और हमें यहाँ पर क्या दिया है, P2 भी दिया है। P2 इज नथिंग बट 0.2 बार, वेरी इजी। V2 हमें नहीं पता, V2 हमें निकालना है, तो V2 निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, P1 V1 इज इक्वल टू P2 P2। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 1 बार। हमेशा जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो ध्यान रखना यूनिट्स को साथ में लिखा करो, इसको लिखने की साथ में आदत बनाओ, इससे फायदा मिलेगा तुम्हें। 1 बार इंटू 2.27 लीटर इज इक्वल टू 0.2 बार इंटू V2। अब हमें यहाँ से V2 को फाइंड आउट करना है, तो V2 को फाइंड आउट करोगे तो V2 को बाकी सब, V2 को एक साइड ले जाओ, बाकी सबको एक साइड, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 11.35 लीटर्स। यानी कि हमारा जो गुब्बारा है 11.35 लीटर्स तक उसको फुला सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं अप टिल 11.35 लीटर्स द बलून विल नॉट बर्स्ट, यानी कि यहां तक जो है वो गुब्बारा नहीं फूटेगा। अगर इसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशर और अप्लाई करोगे तो आपका जो गुब्बारा है वो फट जाएगा। ठीक है, तो ये थे बॉयल्स लॉ के हमारे कुछ क्वेश्चंस, बहुत ही आसान है। कुल मिला के आपको बस ये ध्यान रखना है कि PV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात जिसको समझ में आ गई उसको बॉयल्स लॉ समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि टेम्परेचर को और नंबर ऑफ मोल्स को क्या रखना है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ को अब हम यहाँ पे थोड़े में साइड में रखो, अब उसके क्वेश्चन हम बाद में करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस बनाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हमने रिलेशन पढ़ा P और V के बीच में, अब हम रिलेशन पढ़ेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में कैसे वेरी करते हैं, और VT रिलेशन, यानी कि अब हमें पढ़ना है VT रिलेशनशिप, और उसी लॉ को हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज दिस चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने V और वॉल्यूम और टेम्परेचर में कैसे रिलेशन बताया। देखो उसने बताया कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो अब हम सीखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशन के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। काफी बार आपने सुना है, बहुत ही आसान सा लॉ है, बॉयल्स लॉ की तरह ही चार्ल्स लॉ। इसके बारे में भी हम पूरी डीप डिस्कशन करेंगे, चार्ल्स लॉ की हम बात करेंगे अब। तो सबसे पहले चार्ल्स लॉ की बात में स्टेटमेंट आपको पढ़ के एक बार सुनाता हूं, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो स्टेटमेंट में आपको बोलता है, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, volume of a gas increases on increasing the temperature and decreases on cooling। अब मतलब क्या है इस बात का, ये तो एक अंग्रेजी की स्टेटमेंट हो गई, मुझे तो इसका मतलब जानना है। तो चलिए इसका एक एक करके मतलब समझते हैं। फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, फिक्स्ड मास ऑफ गैस बोल दिया, ध्यान रखना अब की बार भी फिक्स्ड मास ऑफ गैस, यानी कि आपका कांस्टेंट क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स आप भी कांस्टेंट है एट अ कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, और अब की बार जो आपका कांस्टेंट है वो प्रेशर है। बॉयल्स लॉ में जो कांस्टेंट था वो टेम्परेचर था, अब की बार कांस्टेंट प्रेशर है। वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो गैस का वॉल्यूम होगा, इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे यानी कि कूलिंग करोगे तो आपकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T,
T यहाँ पे केल्विन में लिया है मैंने। अब देखो यहाँ पे केल्विन और डिग्री सेल्सियस में ग्राफ में फर्क आएगा, वो अभी देखेंगे हम। तो हम कुल मिला के लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू KT। K हमारा फिर से कोई कांस्टेंट, K इज नथिंग बट सम कांस्टेंट। ओके, K इज कोई भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम कुल मिला के लिख सकते हैं कि V अपॉन T इज अ कांस्टेंट फॉर मोर देन वन कंडीशन, मोर देन वन कंडीशन। जब एक से ज्यादा हमारे पास कंडीशंस आ जाएंगी तो हम लिख सकते हैं कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इक्वल टू V3 अपॉन V3 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा आगे जब तक आप कंडीशंस चेंज करोगे। चलो, ये तो हमारी होगी मैथमेटिकल बात। एक बार हम चार्ल्स लॉ को फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ल्स ने इसको कैसे समझा होगा और क्या सोच के इस लॉ को बनाया है। ओके, अब मान के चलो कि मेरे पास एक ये पिस्टन वाला सिस्टम है। ये सिलेंडर मैंने ले लिया, ये लेफ्ट साइड में देखिए आप, सिलेंडर है ना। सिलेंडर मैंने यहाँ ले रखा है, सिलेंडर के अंदर मैंने गैस भर रखी है। ये जो है हमारी कोई भी गैस है, ठीक है। अब पहले मान लीजिए कुछ भी नहीं हो रहा था, कि पहले बेसिकली क्या हो रहा था कि बाहर अंदर से जो गैस प्रेशर लगा रही थी और बाहर से जो प्रेशर लग रहा था वो बराबर बराबर था। उसके बाद मैंने क्या किया, नीचे से मैंने हीटिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। हीटिंग को मैंने करना, नीचे से मैंने हीटिंग करनी शुरू कर दी। अब जैसे ही हीटिंग करनी शुरू करेंगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स रहे गैस के, इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ने वाली है। तो यानी कि रैंडम मोशन बढ़ेगा, अब एक दूसरे से ज्यादा टक्कर मारेंगे, यानी कि वॉल्स की कंटेनर पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अब ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो इसका मतलब इसको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हमने पहले ही क्या बोल दिया कि प्रेशर को तो क्या रखना है भैया, प्रेशर को रखना है कांस्टेंट। अब प्रेशर को मैं कैसे कांस्टेंट रख सकता हूं, मेरे को अल्टीमेटली इस पिस्टन को ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा, पिस्टन को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ताकि जो है प्रेशर वो ना बढ़े, यानी कि मॉलिक्यूल्स को ज्यादा से ज्यादा जगह मिल जाए और वो कंटेनर की वॉल्स पे टक्कर ना मारे। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से अल्टीमेटली क्या बढ़ गई, वॉल्यूम। क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है ना, उस बात का आप खास ध्यान रखेंगे, ठीक। तो अब इसका अगर मैं ग्राफ देखूं तो बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ है, पावर 1 हो जाएगा, v की पावर 1 t की पावर 1। तो इसका जो ग्राफ है लीनियर ग्राफ आएगा। ये ग्राफ वाले टॉपिक हम कई बार पहले भी कर चुके हैं। तो ग्राफ इसका एकदम लीनियर आएगा और इस तरीके से इसका ग्राफ आ जाएगा। अब देखो एक बात ध्यान से देखना, इस ग्राफ में मैंने इसको ओरिजिन से टच नहीं किया। यहां पर मैं इसको डॉटेड सा दिखाऊंगा, मैं आपको दोबारा बना के दिखा रहा हूं। यहां पर इस तरीके से आपका एक ग्राफ हो जाएगा, मैंने ओरिजिन से टच नहीं किया। ओरिजिन से टच ना करने का क्या मतलब है, उस बात को ध्यान से समझ लो। देखो, जब भी आपको टेम्परेचर कुछ भी ना दिया हो तो यानी कि टेम्परेचर की बात चल रही है, क्या टेम्परेचर केल्विन में है। और अगर मैं ओरिजिन से टच करता हूं यानी कि मैंने एक्स एक्सिस, अब टेम्परेचर जो केल्विन में मिनिमम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 केल्विन। और 0 केल्विन इज नॉट अ पॉसिबल कंडीशन। 0 केल्विन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कुछ भी हमारा यहाँ पर ये पॉसिबल कंडीशन नहीं होता। तो इसीलिए हम जो ग्राफ है वो कहीं बीच से शुरू करेंगे और वो ओरिजिन से टच आपका ग्राफ नहीं होगा। इस तरीके से आपका एक ग्राफ आ जाएगा। और एक बात और, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर ट्रांसलेशनल मोशन इज स्टॉप्ड। मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशनल मोशन बंद हो जाता है। इसकी बात हम अभी करेंगे कि ये बात मैंने क्यों लिखी है। बस इसको अभी आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है क्योंकि मुझे इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। तो ग्राफ सिंपल सा हो जाएगा, v वर्सेस t के बीच में, v वर्सेस t के वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में लीनियर ग्राफ हो जाएगा। बट ओरिजिन से टच नहीं करोगे, ध्यान रखना इस बात का, ओरिजिन से टच नहीं कर सकते क्योंकि 0 केल्विन इज नॉट पॉसिबल। ओके, ऑलराइट। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो नेक्स्ट अब हम अगर इसका जो ग्राफ है, अगर देखो डिग्री सेल्सियस में भी हम चाहे तो इसको हम ग्राफ बना सकते हैं। डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर को स्मॉल टी में दिखाएंगे ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। अब की बार देखो डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे, है ना। अब की बार क्या किया मैंने, यहाँ पर ये मेरी इस एक्सिस पे वॉल्यूम, जैसे कि पहले एक्स एक्सिस पे मैंने ले रखी थी, और सॉरी वाई एक्सिस पे वॉल्यूम, और एक्स एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर लिया है। टेम्परेचर अब की बार किस में, डिग्री सेल्सियस में। अब की बार देखो ध्यान से देखना, अब की बार यहां पर इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो दिस इज अ 0 पॉइंट। इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया, 273.15 केल्विन। और जो कि पॉसिबल टेम्परेचर है, वो तो एक पॉसिबल टेम्परेचर हो सकता है। तो यानी कि यहां से ग्राफ आपका टच करेगा इस तरीके से। बट अब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जो डिग्री सेल्सियस है वो नेगेटिव में भी फॉलो होता है। तो नेगेटिव में आते आते इसका जो इंटरसेप्ट हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, ये जो आपका टेम्परेचर हो जाएगा, दिस टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे
कि कितने टेम्परेचर पे आपका ये सारा का सारा चेंज आएगा, बिकॉज डिग्री सेल्सियस में और अदरवाइज अगर आप केल्विन में ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में ये डिफरेंस आ जाएगा। आपकी बार जो है ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट पे टच करेगा, ठीक है। तो अब इस चीज को हम एक बार मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हेयर एक्स इंटरसेप्ट विल बी -273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस। बट फिर से मैंने डॉटेड दिखाया क्योंकि -273 भी पॉसिबल है नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहां पर इन्होंने हमें एक और बात दे रखी है कि इफ नथिंग इज गिवन, अगर मान लो आपको कुछ भी नहीं दे रखा है कि ग्राफ में आपको टेम्परेचर किस में लेना है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर आपको केल्विन में ही लेना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट केल्विन में ही आपको टेम्परेचर से सारी डीलिंग करनी है, ठीक है। अब अगर मेरे को इस ग्राफ की स्लोप देनी हो तो स्लोप हम जानते हैं कि स्लोप इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स मुझे लिखना हो तो dy मेरा क्या होगा, चेंज इन द वॉल्यूम, यानी कि dv बाय dt, चेंज इन टेम्परेचर। मैंने स्मॉल टी इसलिए लिखा बिकॉज मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि हमने यहाँ पर ये स्लोप का डेफिनेशन लिख रखा है, तो बिल्कुल सेम तरीके से, क्योंकि dy बाई डी एक्स आप फॉलो करेंगे, ओके। अब एक यहाँ पर नोट है, इस नोट को अभी मैं अगले नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देख लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि लीनियर फंक्शन है क्योंकि देखो पावर 1 है, तो इसके लिए मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ कि एट एनी टाइम दिस इज VT इज वॉल्यूम एट एनी टाइम इज इक्वल टू VI हो जाएगी मेरी इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम को मैंने मान के चला है एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस BT हो जाएगा मेरा एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम फैक्टर। अब यहाँ पर ये जो B क्या है, ये एक कांस्टेंट है, B की अभी हम बात करते हैं कि ये कहां से आया, क्या आया, ये वाले रिलेशन को अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इस स्लाइड का आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ हमने नई बातें करी हैं, तो इन बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड में इन बातों को हम अच्छे से समझेंगे कि ये बात आई कहां से, ये इक्वेशन बनी कैसे। ये जो इक्वेशन हमने नीचे लिखी है, इसको जो मैंने आपको ये मैं जो येलो से आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, वेयर दिस इक्वेशन, इसका ओरिजिन क्या है, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ओरिजिन हम वहां पे समझेंगे, ठीक। उसके ओरिजिन के लिए पहले एक नोट आप यहाँ पर देखेंगे कि इट वाज ऑब्जर्व, देखो ऐसा ऑब्जर्व किया गया, इट वाज ऑब्जर्व दैट फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर। आप देखो चार्ल्स ने इतनी बात तो बता दी थी, चार्ल्स लॉ ने, कि भैया अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगी, ठीक है। अब हमें यह भी देखना है कि भाई अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो कितनी वॉल्यूम बढ़ी, या 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो कितनी वॉल्यूम बढ़ी। तो हमें यानी साइंटिस्ट लोगों को एक रिलेशन डेवलप करना था, एक मैथमेटिकल एक इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहां पर लिखा है फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जब भी हमने टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज किया, फॉर ईच डिग्री वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस ऑब्वियसली इंक्रीज होगी बाय 1/273.15 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ मैं समझ गया, बस थोड़ा सा उलझी हुई सी स्टेटमेंट है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी इसको मैं लिख के दिखाता हूं, आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान सी बात है। मैं एक बार फिर से रीड करके दिखा रहा हूं, रीड करते हैं एक बार हम फिर से, क्या लिखा है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय 1/273.15 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब जो बात लिखी है उसको मैथमेटिक्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलो यहां पर देखो एक बार आप सब लोग मेरे साथ, अब यहां पर ये लिख रखा है कि देखो वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री, हम मान के चलते हैं कि हमारे जो वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री, मैंने मान के चलिए कि V0, मैंने ये माना है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री, अब जब टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय, देखो वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि 1/273.15 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या थी, V0, यानी कि 1/273.15 इंटू V0। तो कुल मिला के मैं इसको लिख सकता हूं V0/273.15। ये दोनों एक ही बात है, बस मैथमेटिक्स को मैंने लैंग्वेज को मैंने मैथमेटिक्स में यहां पर लिखा है, ठीक है। अब हमने टेम्परेचर को मान लो हमने 1 डिग्री से ना राइज करते हुए, नाउ द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय T डिग्री सेल्सियस, अब हमने इसको T डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, देन अब तो हमारी फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी। अब देखो फाइनल वॉल्यूम में इनिशियल वॉल्यूम तो V0 थी ही, और साथ ही साथ जो हमारा इंक्रीज हुआ, अब की बार मेरा इंक्रीज कितना हो जाएगा, इंक्रीज विल बी इक्वल टू V0 इंटू T अपॉन 273.15। अब ये वाला जो मेरा फैक्टर हो जाएगा, ये वाला फैक्टर मेरा हो जाएगा इंक्रीज वाला, यानी कि एक्सपेंशन फैक्टर,
जो कि पिछली इक्वेशन में मैंने आपको दिखाया था कि Vt इज इक्वल टू V0 प्लस यहाँ पर हमने क्या लिखा था B इंटू टी। वहां पर जो B था, Vt वाली जो टर्म थी मैंने आपको बताई थी कि दिस इज एक्सपेंशन फैक्टर। वो एक्सपेंशन फैक्टर यहां से निकल के आया। अभी हम इसका ग्राफ भी देखेंगे। एक्सपेंशन फैक्टर इज दिस। इसकी वजह से हमारे जो गैस का वॉल्यूम है बढ़ा। अब यहां से आप V0 को कॉमन ले लीजिए। सो Vt इज नथिंग बट इक्वल टू V0 ब्रैकेट्स 1 प्लस T अपॉन 273.15। बहुत ही आसान एक ये लीनियर इक्वेशन भी बन गई इसका, जिसका अभी आपने ग्राफ पीछे देखा है। उसी ग्राफ में बेसिकली यही था। आगे फिर से एक बार हम उसकी चर्चा कर लेंगे। तो ग्राफ बेसिकली ये था, मैं बता देता हूं यहां पर एक बार। यहां पर आप इसको, इस इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो दिस इक्वेशन रिसेंबल्स टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू c प्लस mx। अब यहां पर देखो y तो तुम्हारा vt हो गया, तो ये हो गया मेरा vt, और यहां पर आपका जो x हो जाएगा दैट इज t, यानी कि टेम्परेचर x। तो यानी कि जो c हो गया, इंटरसेप्ट जो था हमारा, इस तरीके से हमने अभी अभी ग्राफ प्लॉट किया था, इसमें जो हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा दैट इज नथिंग बट v0, और जो स्लोप हमारा हो जाएगा, स्लोप यानी कि वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू b, और b है अभी अभी हमने देखा b इज इक्वल टू नथिंग बट v0 अपॉन 273.15। ठीक है, तो इस चीज को, थोड़ी सी नई बात है ये, इसको आप आराम से समझिए, दोबारा से एक बार इसको देखिए। जिसको फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, बिकॉज देखो ऑनलाइन क्लास में मैं आपको, मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि आपका बीच में क्वेरी क्या आ रहा है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप मुझे उसी समय आप मुझे कॉल कीजिए, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर है, आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है यू कैन ऑलवेज कॉल मी। ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट एएसएफ का है या बाहर का है, कोई भी स्टूडेंट देख रहा है, यू आर फ्री टू कॉल। मैं आपका कॉल लूंगा और मैं उसी समय आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ पेंडेमिक। आप सभी लोग अपने घर पे फंसे हैं और बहुत सारों के पास आपके नोट्स भी नहीं है। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको पूरी तरीके से चीज को प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि अब एक और, अगर हमें इसका इक्वेशन बनाना हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ हमने देखा कि v जो था v इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब हमें लॉग का ग्राफ पुट करना है, कुछ भी नहीं है, जैसा बॉल्स में किया था वैसा वैसा ही करना है। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो दिस विल बिकम लॉग ऑफ v प्लस लॉग ऑफ k प्लस लॉग ऑफ t। ठीक है, अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है लॉग ऑफ v वर्सेस लॉग ऑफ t में। बिल्कुल सिंपल। अब इसके बीच में अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसी इक्वेशन है, जहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगी 1 आ जाएगी, और इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लॉग ऑफ k। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। तो और यहाँ पर ये मैंने रिपीट स्टेटमेंट लिखी हुई है अभी पिछली इक्वेशन के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग वाली इक्वेशन हमने लिखी थी vt इज इक्वल्स टू v0 प्लस bt। तो b जो हो जाएगा, इसी इसी स्लोप को ही हम बार बार b बोल रहे थे पहले, v0 अपॉन 273, और इंटरसेप्ट हो जाएगा v0। इस बात को मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर आती है। ठीक है, इसमें से वो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। इस इक्वेशन का आप ध्यान रखोगे, चार्ल्स लॉ की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो बेसिकली, और ये बात तब आई जब टेम्परेचर हमने कब ले रखा है, डिग्री सेल्सियस में ले रखा है। केल्विन में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिया था तब ऐसी हमें दिक्कत आई थी। तभी हमें इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है और इस इक्वेशन के बारे में चर्चा करनी है। ओके, सो ये थे हमारे चार्ल्स लॉ के कुछ अलग अलग ग्राफ्स। अब हम शुरू करेंगे चार्ल्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ और क्वेश्चंस जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं चार्ल्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूं। ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशियन वेयर द टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस। एक शिप है पैसिफिक ओशियन में जहां पर टेम्परेचर है 23.4 डिग्री सेल्सियस। अ बलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर। एक गुब्बारा हमने फिल किया हुआ है जिसमें 2 लीटर हवा है। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गई गुब्बारे की। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बलून व्हेन द शिप रीचेस इंडियन ओशियन where the temperature is 26.1 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही आसान क्वेश्चन। बोलता है कि एक गुब्बारा है, वो 2 लीटर उसकी वॉल्यूम है जब इतने टेम्परेचर पे है, यानी कि 23.4 डिग्री पे है। अब जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, 26.1 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो बताओ भाई वॉल्यूम कितना होगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या क्या दे रखा है। तो हमें जो T1 की कंडीशन दे रखी है दैट इज 23.4 डिग्री सेल्सियस। एक बात का याद रखेंगे, अपना क्वेश्चन आप सारा का सारा केल्विन में लेके चलेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में बदल लीजिए। तो इसको हम करेंगे 23.4 प्लस 273,
ये आपका केल्विन में आ गया, विच इज इक्वल टू 296.4 केल्विन। ओके, ये तो हो गया T1 और V1 इन्होंने हमें दे रखा है दैट इज 2 लीटर। ठीक, इसी तरीके से T2 का डेटा इन्होंने हमें दे रखा है दैट इज 26.1 डिग्री सेल्सियस। अगेन चेंजेस टू केल्विन, 26.1 प्लस 273 केल्विन। जैसे ही हमने इसको केल्विन में चेंज किया तो इट विल बिकम 299.1 केल्विन। ओके, सो इसकी जो V2 है दैट इज अननोन, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड, जो कि मैंने क्वेश्चन मार्क में डाल दिया। ठीक है, अब एक बात याद रखेंगे कि यहां पर हमें यह बात ध्यान रखनी है कि पूरे के पूरे सिस्टम में हम सी में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब जो शिप है वो सी में ट्रैवल कर रही है, और सी में जो प्रेशर रहने वाला है, जो ओशियन लेवल पे जो प्रेशर रहेगा दैट इज सपोज टू बी कांस्टेंट, यानी कि पी जो है वो हम कांस्टेंट लेंगे। अगर उसने इस डेटा में नहीं दिया तो हम कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि सी लेवल पे प्रेशर कांस्टेंट ही है, सी लेवल हर जगह बराबर रहेगा। तो इसके बाद हम करेंगे अपना अप्लाइंग चार्ल्स लॉ, अप्लाइंग चार्ल्स लॉ, जो कि अब तक हम कई बार सीख चुके हैं। चार्ल्स लॉ हमने अप्लाई किया, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल। चार्ल्स लॉ में हम जानते हैं विच इज इक्वल टू V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। बस इसके अंदर अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 लीटर डिवाइडेड बाय 296.4 केल्विन। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, यूनिट लिखने की आदत डालो साथ साथ, इज इक्वल टू V2 अपॉन 299.1 केल्विन। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको V2 जो सॉल्व करके मिल जाएगा दैट इज 2.018 लीटर्स। वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इस न्यूमेरिकल में, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। तो ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बलून व्हेन शिप रीचेस इंडियन ओशियन। जैसे इंडियन ओशन में आ जाएगा इतना गुब्बारे का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल। अब हम आगे चलते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन भी ले लेते हैं और थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जैसे बॉयल्स लॉ के हमने ग्राफिकल क्वेश्चन किए थे, वैसे ही हम चार्ल्स लॉ के भी ग्राफिकल क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सेम तरीका फॉलो करेंगे जो पहले हमने फॉलो किया, उसी से तुम्हारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। बोलता है अरेंज द प्रेशर P1, P2, P3, P4, ये हमारे पास सारी की सारी प्रेशर टर्म्स दे रखी हैं। अरेंज द प्रेशर P1, P2, P3, P4 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये हमें ग्राफ दे रखा है। अब जो ग्राफ इन्होंने प्लॉट किया है वो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर की, और टेम्परेचर देखो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में ले रखा है इन्होंने। डिग्री सेल्सियस में लेने का मतलब है कि जो मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल हो सकता है दैट इज 273 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो ग्राफ है इन्होंने इस तरीके से प्लॉट करके दिया है। पहले जो हमने ग्राफ किया था वहां पे हमने वाई एक्सिस को 0 से स्टार्ट किया था, अब वाई एक्सिस को शिफ्ट कर दिया है। वाई एक्सिस, इस बात का ध्यान रखना, वाई एक्सिस शिफ्ट। बट इससे हमारे को क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना न्यूमेरिकल सिंपल तरीके से करना है, जो कि हो जाएगा। ओके, इस तरीके के ग्राफिकल न्यूमेरिकल जहां पे आपको अरेंज करना होता है, हमेशा आप आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करो। ठीक है, अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारी, पीवी, इसको हम आगे पढ़ेंगे, वैसे अभी आपको पता है तो मैं इसको इसलिए लिख दे रहा हूं, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स और आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि इससे हमें कुल मिला के मिला कि पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। आपको याद होगा बॉयल्स लॉ में भी हमने ऐसे ही किए थे न्यूमेरिकल्स, अगर याद नहीं है तो उसको जाके एक बार रिवाइज कीजिए पहले। तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब हमारा जो रिलेशन है वो V और T के अगेंस्ट देखना है। ठीक है, तो हमें इन दोनों में से एक चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। आप किसी भी चीज को कांस्टेंट रख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो ग्राफ है वो हो जाएगा। ओके, अब मान लीजिए मैं यहां पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूं, या फिर अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं करना चाहते, अब देखो V में और T में, इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन चाहिए, इनमें से किसी एक चीज को मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं। रीअरेंज करने पे क्या मिला मुझे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाय V, ये मिल गया मुझे। ठीक है, अब मैं यहां पे किसी भी एक चीज को कांस्टेंट कर लेता हूं। लेट्स से मैंने यहां पे कांस्टेंट कर लिया, इफ V इज कांस्टेंट, मैंने V को यहां पे कांस्टेंट रख लिया, यानी कि यहां पे मुझे कांस्टेंट, तो V को कांस्टेंट आप इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए, ये आपका कांस्टेंट V वाला लाइन हो गया। ओके, अब V इज कांस्टेंट, जब V कांस्टेंट हो जाएगा तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसी का प्रेशर ज्यादा। ठीक है, अब इसके अक्रॉस हम टाई लाइंस खींचेंगे, तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ठीक है, इन सभी को हम नाम दे लेंगे कि किसका क्या नाम है, P4 के कॉरेस्पॉन्डिंग T4, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग T3, T2 और T1। ठीक है, ये यहां पर सारे के सारे आ गए, और अब हम जानते हैं कि T1, T2, T3, T4 में क्या रिलेशन हो जाएगा, T4 बड़ा होगा किससे, T3 से, और वो बड़ा होगा T2 से, और सबसे छोटा हो जाएगा हमारा क्या, T1। तो बस अब हम जानते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर T4 बढ़ा तो क्या बढ़ा,
P4, P4 के बाद P3, P3 के बाद P2 और P2 के बाद P1, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज P4 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। अब आपके लिए होमवर्क ये है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है आपके लिए, होमवर्क मैं आपको ये दे रहा हूं कि आपको क्या करना है। आप एक बार टेक टेम्परेचर एज कांस्टेंट, आप टेम्परेचर को कांस्टेंट लो एक बार इस इक्वेशन के लिए, ये जो मैंने येलो में अंडर सर्कल करी है इक्वेशन, इसमें टेम्परेचर को क्वेश्चन कांस्टेंट लो और फिर देखो क्या तुम रिलेशन यही वाला निकाल पा रहे हो कि नहीं। देखो तुम्हारा आंसर सेम आना चाहिए, अगर आंसर में दिक्कत आ रही है तो तुम्हें गड़बड़ है। आप इसको ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है, वेरी वेरी इजी। ओके चलिए, तो एक तड़कता फड़कता एक और न्यूमेरिकल हम यहाँ पर करेंगे, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल, चार्ल्स लॉ पे बेस्ड है। देखो अभी तो जब हम कर रहे हैं तो आपको पता है कि न्यूमेरिकल चार्ल्स लॉ पे बेस्ड है, जब एग्जाम में करने को आएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि पता चल जाए कि ये कहाँ क्या लॉ लगाना है और कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए काफी सारी प्रैक्टिस करनी है आपको। मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप पे असाइनमेंट डाल दूंगा, उसके सारे क्वेश्चंस को आपको करना है और जो भी डाउट आएगा मुझसे पूछना है, ठीक है। कॉल करो या व्हाट्सएप करो, कैसे भी करके अपने डाउट्स को क्लियर करो। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो। अ स्टूडेंट फॉरगॉट टू ऐड द रिएक्शन मिक्सचर इन द राउंड बॉटम फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस। एक स्टूडेंट है, लैब में काम कर रहा है, ठीक है। उसने एक रिएक्शन मिक्सचर बना रखा है, उसको अब रिएक्शन मिक्सचर को उसने राउंड बॉटम फ्लास्क में डालना है और फिर वहां पे उसकी रिफ्लक्सिंग करनी है, ठीक है। तो पहले जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उसका जो टेम्परेचर है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वो डालना भूल गया, स्टूडेंट जो है भूल गया या भूल गई, वो स्टूडेंट जो है उसको राउंड बॉटम फ्लास्क में डालना भूल गई, बट इंस्टेड शी प्लेस द फ्लास्क ऑन द फ्लेम। उसने रिएक्शन मिक्सचर तो डाला नहीं राउंड बॉटम फ्लास्क में, बट उस राउंड बॉटम फ्लास्क को उसने फ्लेम पे रख दिया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, उसको थोड़ी देर बाद अपनी गलती की रियलाइजेशन हुई कि भाई जिसको रिफ्लक्स करना है वो तो डाला ही नहीं, एंड फाउंड द टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क वाज 447 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पहले तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, बाद में जब उसने फ्लेम पे रखा कुछ देर बाद उसने रियलाइज किया कि अब जब देखो ऐसे हम बाद में उसने राउंड बॉटम फ्लास्क का टेम्परेचर जब रियलाइज किया दैट इज 477। इस तरीके से हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं पायरोमीटर का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एनालिटिकल का ये पार्ट हो जाएगा। पायरोमीटर से उसने चेक किया 477 डिग्री सेल्सियस हो गया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एक्सपेल्ड आउट। बहुत ही जबरदस्त न्यूमेरिकल। देखो क्या बोलता है, मान लीजिए एक राउंड बॉटम फ्लास्क है इस तरीके से, इसके अंदर पहले हमारे पास कुछ एयर होगी, ठीक है। अब हमने रिएक्शन मिक्सचर तो डाला नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ एयर है। पहले इसका जो टेम्परेचर था दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, ओके। फिर इसके नीचे मैंने यहाँ पर इसको फ्लेम लगा दिया इस तरीके से, ये देखो भाई मेरी ये फ्लेम ऐसी बनी है, ऐसी फ्लेम से काम चला लो। हाँ, इसके नीचे हमने फ्लेम लगा दी। अब फ्लेम लगाने के बाद इसका जो टेम्परेचर हो गया दैट इज इक्वल टू 477 डिग्री सेल्सियस, ठीक, इस राउंड बॉटम फ्लास्क का। यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ गया और देखो हमें प्रेशर की कोई भी डेटा नहीं दिया, तो हम मान के चलेंगे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, इसको मान के चलोगे प्रेशर इज कांस्टेंट। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया, और अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा, हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से हमारी वॉल्यूम भी बड़ी होगी। अब अगर वॉल्यूम बड़ी होगी तो ऐसा तो है नहीं कि राउंड बॉटम फ्लास्क का जो साइज है वो बढ़ गया होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ग्लास है, उसको हम और ज्यादा एक्सपैंड तो कर नहीं सकते हैं, वॉल्यूम नहीं एक्सपैंड हो सकती ना। तो यानी कि कुछ एयर जो वॉल्यूम बढ़ गई होगी उसको निकल के बाहर आना पड़ेगा। सम एयर हैज टू बी एक्सपेल्ड आउट, ये जो मैंने येलो से दिखाया ये मेरी एक्सपेल्ड आउट एयर हो गई। उसने बोला है कि अब देखो क्वेश्चन बोलता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एयर वुड हैव बीन एक्सपेल्ड आउट। कितनी फ्रैक्शन ऑफ एयर जो है हमारी वो बाहर निकल गई होगी, उसको आपको मुझे बताना है, ठीक है। बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं, देखो अब इसने मेरे को वॉल्यूम का डेटा नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मान के चलते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है, राउंड बॉटम फ्लास्क का जो वॉल्यूम है, लेट वॉल्यूम बी V सेंटीमीटर क्यूब। मैंने मान के चल लिया, आप कुछ भी मान लो, सेंटीमीटर क्यूब मान लो, लीटर मान लो, व्हाट एवर, जो तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है। अब V सेंटीमीटर क्यूब इसकी राउंड बॉटम फ्लास्क की वॉल्यूम है, V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ राउंड बॉटम फ्लास्क, जो आपने फ्लास्क लिया है उसकी जो वॉल्यूम है दैट इज V सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब अगर मान लो मैं पूछूं तुमसे एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा तो वॉल्यूम हो जाएगा एयर का, वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर जो उसके अंदर होगी दैट इज ऑल्सो बट नथिंग कि V सेंटीमीटर क्यूब ही हो जाएगी वो भी,
बिल्कुल सेम सी बात, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। अगर उसमें आप उतना ही टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे जितना वॉल्यूम का कंटेनर है, जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ही हमारा एयर का वॉल्यूम हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ओके, तो अब हम यहाँ पे अपना चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे, और चार्ल्स लॉ हमें क्या कहता है? कहता है कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। अब हम यहाँ पे अपनी डेटा को इनपुट करेंगे। अब देखो V1 आप समझ चुके हो, V1 हमारा वही हो जाएगा जो 27 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम है, यानी कि V सेंटीमीटर क्यूब। अब टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर हो जाएगा हमारा 27 डिग्री सेल्सियस, उसको मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 300 केल्विन, इज इक्वल टू V2 हमें नहीं पता। V2 तो वो एयर है जो बाद में हमें 477 डिग्री सेल्सियस पे मिलेगी, और 477 डिग्री सेल्सियस को भी मैंने केल्विन में चेंज कर लिया, दैट विल बिकम 750 केल्विन। ओके, जब आपने यहां से V2 को कैलकुलेट किया, सो V2 विल बिकम, V2 यहां से आपको टोटल आ जाएगा 2.5V, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर पहले था 27 डिग्री सेल्सियस पे, उसके मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा हो जाएगा एट 477 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें, उसने हमसे पूछा वॉल्यूम एक्सपेल्ड, हमें वॉल्यूम एक्सपेल्ड की बात करनी। ध्यान रखना, ये आपका आंसर नहीं है, या दिस इज नॉट द आंसर। हमें वॉल्यूम एक्सपेल्ड पूछी है। वॉल्यूम एक्सपेल्ड यानी कि वो वॉल्यूम जो बाहर को निकल गई है। ठीक है, अब एक बात बताओ कि टोटल जो वॉल्यूम लास्ट में हो गई थी दैट इज 2.5V, और जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम क्या था? V, यानी कि बाहर कितनी वॉल्यूम को निकल के जाना होगा? 1.5V। 1.5V टाइम्स हमारी वॉल्यूम जो है वो बाहर चली गई। अब ये भी आंसर नहीं है, उसने मेरे से फ्रैक्शन पूछी है, उसने मेरे से वॉल्यूम नहीं पूछी कितनी एक्सपेल्ड आउट हुई, उसने मेरे से फ्रैक्शन ऑफ एयर पूछी है। ओके, तो हमारे पास अगर हमें यहाँ पे फ्रैक्शन निकालनी है, सो फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू, फ्रैक्शन हमारी सिंपल सी हो जाएगी, दैट इज 1.5V डिवाइडेड बाय जो हमारी टोटल थी दैट इज 2.5V, यानी कि द आंसर विल बी इक्वल टू 3/5। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर फ्रैक्शन, जो कि हमारा एयर का हो जाएगा, एक्सपेल्ड आउट एयर का फ्रैक्शन हमारा ये हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल, मतलब सिंपल ऐसे कि आपको स्टेटमेंट थोड़ा सा समझना पड़ेगा और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने फटाफट से 2.5V निकाला और फटाफट से इसी को आंसर बता दिया, नहीं। ध्यान से पढ़ना, उसने क्या पूछा है, उसने एक्सपेल्ड आउट की वॉल्यूम पूछी है, या उसने टोटल वॉल्यूम पूछी है, या उसने फ्रैक्शन पूछी है। वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकता है। आपको दिमाग लगा के इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हम करेंगे, बिल्कुल ग्राफ वाला ही क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसान। अब मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से एक बार ट्राई करो। स्क्रीन पे देखो, मैं तुम्हें 10 सेकंड्स दे रहा हूं, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड, बस इतना ही तुम्हें तेजी से आना चाहिए करना। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसको 2 मिनट ट्राई करो और कोशिश करो कि कर पा रहे हो कि नहीं। मैं क्वेश्चन बताता तो करना क्या है, अरेंज द वॉल्यूम V1, V2, V3, V4 इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब की बार जो हमारा कर्व है वो प्रेशर और टेम्परेचर के अगेंस्ट है, कोई चक्कर नहीं, किसी मर्जी अगेंस्ट हो, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। चलो हो गए 10 सेकंड, कर लिया, शाबाश। चलो शुरू करते हैं। अब हम करके देखते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। वही सेम टू सेम तरीका हम क्या लेंगे यहाँ पर, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब एक बात का ध्यान रखना कि हमें यहाँ पर एक चीज को कांस्टेंट करना है ना। अब हमें जो यहाँ पर हमें जो किसके बारे में बताना है, हमें वॉल्यूम के बारे में बताना है, हमें डेटा चाहिए वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम को तो कांस्टेंट कर नहीं सकते, यानी कि P और T में से मुझे किसी एक चीज को कांस्टेंट करना है, या तो P को कर दो या T को कर दो। एक को मैं करके दिखा दूंगा, एक को आप खुद करके देख लेना। तो हम मान के चल लेते हैं हम कांस्टेंट मान के चल लेते हैं एट कांस्टेंट, आप क्या कांस्टेंट मान लो, एट कांस्टेंट P मान लो। ठीक है, एट कांस्टेंट P V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब अगर कांस्टेंट P की बात हो रही है तो यानी कि y एक्सिस हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइन खींच लो, बिल्कुल कांस्टेंट लाइन, इस तरीके से आप एक लाइन खींच लो, बिल्कुल सिंपल सी। ठीक है, अब इसके क्रॉस हम टाई लाइन खींचेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, एक यहाँ पे, एक इधर और एक इधर। ठीक है, अब ये हमारे 4 अलग अलग टेम्परेचर वैल्यूज आ गई जो कि अलग अलग वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग है। इस वाले को मैंने बोला T4, इस वाले को बोला मैंने T3, इसको बोला T2, और ये हो जाएगा मेरा T1, है ना। अब V जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, बहुत ही सिंपल सी बात है। और T1, T2, T3, T4 में हमें रिलेशन पता है, T4 सबसे बड़ा, फिर उसके बाद T3, उसके बाद T2 और उसके बाद T1। ये तो एक्सिस पे ही दिख रहा है मुझे साफ साफ। अब T4 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरी वॉल्यूम है दैट इज V4, और T3 के कॉरेस्पॉन्डिंग V3, T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग V2 और T1 के कॉरेस्पॉन्डिंग V1। तो यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देख लो कौन से ऑप्शन के साथ मैच करता है। सो द करेक्ट आंसर इज
सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल, इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको खूब अच्छे से करने आने चाहिए। खूब आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में, लास्ट ईयर में कई बार आए हुए हैं, जेई में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं, तो इस तरीके, और जैम में तो आते ही हैं। हर जगह इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उस न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। देखो तो अगला एक ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। पूछता है कि इन टर्म्स ऑफ चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन -273 डिग्री सेल्सियस इज द लोएस्ट टेम्परेचर। बहुत ही आसान सी बात है, इसको हम बार बार 10 बार कर चुके हैं। देखो इसके लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ग्राफ हम इस तरीके से बनाते हैं, तो क्योंकि ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बात कर रहे हैं, तो हम भी डिग्री सेल्सियस में लेके चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टी डिग्री सेल्सियस ले लिया, यहाँ पर मैंने वॉल्यूम ले ली। आपको याद होगा जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके का था, मैं इसको इस ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ। इस तरीके का आपका कुछ ग्राफ आया था, ये स्ट्रेट लाइन सी, देख इसको इमेजिन करो। अब यहां पर आपको याद होगा कि ये वाली जो मेरी एक्सिस है, इस पॉइंट पे मेरी जो वॉल्यूम हो जाती है दैट इज जीरो, यानी कि वॉल्यूम एट दिस पॉइंट इज जीरो। ठीक है, अब अगर वॉल्यूम जीरो होगी और ये जो हमने टेम्परेचर मार्क किया था, इस वाले टेम्परेचर को हमने नाम दिया था -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस तरीके का हमारा ग्राफ आ जाता था। अब इसमें एक बात देखो कि एट 273 डिग्री सेल्सियस, एट -273 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, वॉल्यूम। अब इस एक्सिस पे, इस पॉइंट पे भी अगर मैं बात करता हूं, तो वॉल्यूम आज भी क्या है, जीरो। एट -273 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो गई, जीरो। अरे वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो हो गया, इसका क्या मतलब है कि गैस सीजेस टू एग्जिस्ट, यानी कि गैस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है वहां पे। तो बेसिकली ये भी एक हाइपोथेटिकल ही टेम्परेचर है, ऐसा आज तक हम गए नहीं हैं। तो अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इससे नीचे तो क्या ही पॉसिबल होगा। तो इसीलिए हमने इसको बोला कि दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर, जो कि हमने ग्राफिकली मेजर किया है और ग्राफिकली हमने इसको डिटरमाइन किया है। तो आप लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स जीरो, दैट मीन्स, इसका साफ साफ मतलब हो जाएगा, दैट मीन्स गैस सीजेस टू एग्जिस्ट, यानी कि गैस एग्जिस्ट करना ही बंद कर जाएगी। यहां पर गैस बंद ही हो जाएगी, गैस आपको पहले मिलेगी नहीं, यानी कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ इकट्ठे हो गए, अब वो कुछ है ही नहीं वहां पे। एब्सोल्युटली दिस इज नॉनसेंस, दिस इज नॉट पॉसिबल। अभी कोई मैटर है, मैटर तो एग्जिस्ट करेगा ही ना। अगर उसकी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को मैं जीरो कैसे कर सकता हूं अगर वो ऑलरेडी वहां पर है तो। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर एंड लोएस्ट ऑल्सो, बट ऑल्सो इट इज द फैक्ट कि यहां पर अभी तक हम पहुंचे नहीं है। मतलब मिनिमम जो अभी तक टेम्परेचर हमने ऑब्जर्व किया है दैट इज 4 केल्विन, वो भी बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस पे ऑब्जर्व होता है। एंड ये जो टेम्परेचर है दिस इज नथिंग बट 0 केल्विन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये मैंने ओके नहीं लिखा है, 0 केल्विन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे तो रीच अभी हम करे ही नहीं है, मतलब इसको इसको इसके ऊपर जाना है, यहां तक पहुंचना इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, और आज भी साइंटिस्ट लोगों के पास दिस इज लाइक अ चैलेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, वहां पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो हाँ, एक और न्यूमेरिकल हम यहाँ पर करते हैं, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। मैं चाहता हूँ आप ये न्यूमेरिकल आप खुद भी करके देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि करना कैसे है, हिंट में दे देता हूँ और आप इसे खुद करके दिखाओगे मुझे, खुद से इसका आंसर मुझे बताओगे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओगे आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो देखो। अ गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 3.86 लीटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस। जब हमारा टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, वॉल्यूम है 3.86 लीटर। What will be the volume of the gas if its temperature is raised to 80 degree Celsius while its pressure is kept constant? लो बताओ, कुछ है इस क्वेश्चन में? इस तरीके के 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एंड वेरी इजी क्वेश्चंस, आपको करना आना चाहिए। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूं, बता दे रहा हूं क्या क्या करना है। देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, 3.86 क्या हो गई आपकी, V1 हो गई। V1 इज इक्वल टू 3.86 लीटर, यूनिट साथ में लिखोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। और ये जो 3.86 लीटर है ये T1 पे है। T1 आपका हो जाएगा क्या, 45 डिग्री सेल्सियस है, बट हम इसको केल्विन में चेंज करेंगे, 273 प्लस 45 केल्विन। ठीक है, जो भी आएगा इसको फाइंड आउट कर लेना। अब यहाँ पे इसने मुझे पूछा है कि V2 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पूछा है कि विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड। अब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, तो यानी कि T2 जो हमने कर दिया है, T2 इज नथिंग बट 273 प्लस 80 केल्विन। टोटल को मैंने केल्विन में चेंज कर लिया। ठीक है, और बोला है कि द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखा, कुछ भी नहीं करना है, अप्लाइंग चार्ल्स लॉ। यहाँ पे लिख लो V2 इज क्वेश्चन मार्क, V2 हमें निकालना है, टू बी फाइंड आउट, अप्लाई चार्ल्स लॉ।
चार्ल्स लॉ को सीधा सीधा अप्लाई करोगे, अप्लाइंग चार्ल्स लॉ में क्या आ जाएगा, v1 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन t2। डेटा को इनपुट करेंगे तो यहां से सीधा सीधा आ जाएगा दैट v1 इज इक्वल टू v1 इंटू t2 डिवाइडेड बाय t1। इसको सॉल्व करो, डेटा को इसके बीच में पुट करो और मुझे इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर भी बताना है, समझ गए? इसको मैं नहीं सॉल्व करके तुम्हें बता रहा हूं, तो इसको तुम खुद से सॉल्व करोगे और इसको समझोगे। आई थिंक हमने चार्ल्स लॉ के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं अभी तक। मुझे लगता है कि चार्ल्स लॉ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और न्यूमेरिकल हम इसके नहीं कर रहे। आगे बढ़ते हैं, आगे शुरू करते हैं। फिर भी किसी को डाउट हो, कोई क्वेश्चन रह रहा हो, पूछना हो, कृपया करके मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो और अपने डाउट्स को क्लियर करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, वैसे तो देखा जाए एक तरह से हम इस लॉ को कर चुके हैं, पीटी रिलेशनशिप। पीटी रिलेशनशिप यानी कि अब प्रेशर और टेम्परेचर। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, बॉयल्स लॉ में हमने किया पीवी रिलेशनशिप, फिर हमने किया वीटी रिलेशनशिप, अब हम कर लेंगे पीटी रिलेशनशिप। मतलब उन दोनों लॉस को एक तरह से कंबाइन कर दिया हमने, तो इसका नाम है गे-लुसैक्स लॉ। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट आपके सामने है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं। तो गे-लुसैक्स लॉ हमें क्या कहता है, हमें ये कहता है, इसको हम पीटी रिलेशन भी बोलते हैं, यानी कि अब जो दो पैरामीटर्स जिनके बीच में हम इक्वेशंस बनाना चाहते हैं, दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ डेफिनेट मास ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ डेफिनेट मास जहां पे वर्ड आ जाए, जहां आपने सुन लिया डेफिनेट मास, डेफिनेट मास की जहां पर भी बात हो रही है, यानी कि क्या कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट, ठीक है? तो pressure of a definite mass of gas is directly proportional to the temperature in Kelvin, यानी कि P is directly proportional to T, volume and number of moles is constant, तो P is equal to KT, K हमारा हो जाएगा कोई भी कांस्टेंट, बहुत ही आसान सी बात है, ठीक है? अब इस चीज को एक बार मैं आपको फिजिकली समझाता हूं। मान लीजिए कंटेनर है, आप कंटेनर का देखो वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, इसीलिए मैंने पिस्टन नहीं लगाया है ना, नहीं तो मैं पिस्टन लगाता यहाँ पे। तो इसके नीचे से आपने इसको हीट करना शुरू कर दिया, ये देखो कितनी बढ़िया फ्लेम बनाई मैंने, इसको आपने हीट करना शुरू कर दिया, इसके अंदर मेरे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ही आप हीट करना शुरू करोगे, यानी कि आप टेम्परेचर इसका क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। अब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो रैंडम मोशन है और जो मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो तेजी से बढ़ जाएगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टक्कर मारने लगेंगे। टक्कर मारेंगे तो कंटेनर की वॉल्स पे भी मारेंगे, और जैसे ही कंटेनर की वॉल्स पे ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो प्रेशर है, यहां से हम कुल मिला के ये कह सकते हैं द प्रेशर, जो प्रेशर है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। तो कुल मिला के दिस इज द फिजिकल एक्सप्लेनेशन, ये फ्लेम को मैंने येलो कर दिया, दिस इज द फिजिकल एक्सप्लेनेशन, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब अंडर मेनी कंडीशंस अगर हम ले लेंगे, सो P1 अपॉन T1, P2 अपॉन T2, P3 अपॉन T3, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे हो जाएंगे कांस्टेंट, ठीक है? मतलब कुल मिला के जैसा कि चार्ल्स लॉ में था, इट मींस प्रेशर ऑफ अ गैस इज लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जैसे वॉल्यूम भी एक लीनियर फंक्शन है, वैसे ही प्रेशर भी एक लीनियर फंक्शन है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस बात एक ही बात को बार बार नहीं कहेंगे हम। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो इसके अब हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये एक लीनियर फंक्शन की इन्होंने इक्वेशन हमें दे रखी है। अब ये जो t है ये हमने डिग्री सेल्सियस में ले रखा है, तभी स्मॉल t हमने लिया। इस तरीके का ग्राफ हमारा बन जाएगा। अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, यहां पर लेके आएंगे, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज -273 डिग्री सेल्सियस। वही सेम एक्सप्लेनेशन जो चार्ल्स लॉ में हमने बातें की थी, वही सेम टू सेम ये जो हो जाएगा। इसमें हमारे पास जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज b यहां पर, और इंटरसेप्ट हो जाएगा हमारा पी नॉट। पी नॉट हमारा वो है प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? ये ग्राफ हमने पहले भी किया था चार्ल्स लॉ में, बिल्कुल सेम। हाँ, और अगर आप इसको केल्विन में प्लॉट करते हो तब आपको यहीं से शुरू करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट हमने डॉटेड रखा है, और उसके बाद ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यहां से, और ये वाला टच ओरिजिन को नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज टच इसीलिए नहीं करेगा बिकॉज 0 केल्विन टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ठीक है? गे-लुसैक्स लॉ आपको इतनी सी बात बताता है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम एक न्यूमेरिकल और करेंगे यहाँ पर, बहुत ही तड़कता भड़कता न्यूमेरिकल है। इसका मैं आपको फिजिकल कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। अच्छा, न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो गे-लुसैक्स लॉ है उसकी जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है, कि असल में ये क्या है। देखो आपने सुना होगा कि कभी कभी गर्मियों में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया इस वजह से, क्योंकि टायर फट गया, टायर हमारा बर्स्ट हो गया। यमुना एक्सप्रेस हाईवे आपने सुना होगा कि वहां पर एक्सीडेंट हुआ गर्मियों में, मई जून के महीने में, क्योंकि टायर वहां पे बर्स्ट हो गया, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ?
अब देखो क्या हो रहा है वहां पे, अभी गेलो-सेक्स लॉ में हमने पढ़ा कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब मान लीजिए जो हमारा टायर है, गाड़ी का जो टायर है, उसके अंदर कुछ एयर हमने फिल करी है और उसका एक फिक्स प्रेशर है, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड प्रेशर है वो हमने फिक्स प्रेशर वहां पे कर रखा है। अब क्या हुआ, वो गाड़ी चल रही है, हमारी एक्सप्रेसवे पे चल रही है, वहां पे क्या हुआ कि जो सड़क है वो बहुत गर्म है, क्योंकि सन की रेज उस पर पड़ रही है डायरेक्ट गर्मियों में। उसमें क्या होता है कि वो जो टायर है वो उस गर्म सड़क के कांटेक्ट में हर समय है, क्योंकि उसी पे वो रोल कर रहा है। अब अगर वो उस पे रोल कर रहा है तो कुछ मूवमेंट बाद ऐसा होगा कि टायर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर, रबर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अंदर की जो एयर है उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जो अंदर का जो स्पेस है एयर के पास वो तो फिक्स है, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट देयर। अब वॉल्यूम अगर मैंने कांस्टेंट कर दी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर भी फिक्स्ड है, तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से अल्टीमेट बढ़ने क्या वाला है, बढ़ेगा हमारा प्रेशर। तो प्रेशर अगर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ते 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 एक एक्सीड जो उसकी लिमिट है उसको वो क्रॉस करेगा, और जैसे ही वो उस लिमिट को एक्सीड करेगा तो वहां पर वो फैलने की कोशिश करेगा। तो दैट इज द पॉइंट व्हेन द टायर विल बर्स्ट। इसीलिए ज्यादातर जो इस तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं वो गर्मियों में होते हैं। आपने सुना होगा अक्सर कि गाड़ी चल रही है और एक्सीडेंट हो गया क्योंकि टायर फट गया। टायर फटने का यही मतलब है कि उस गर्म सरफेस के टच में था मेरा टायर, अंदर की एयर हीट अप हुई, हीट अप टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ने से आपका टायर जो है वो फट गया। सिंपल सी बात है, गेलो-सेक्स लॉ है, ये थी एक रियल लाइफ एप्लीकेशन गेलो-सेक्स लॉ की। बट हमें क्या करना है, हमें न्यूमेरिकल करना है। पेपर में क्वेश्चन आते हैं, आपसे कोई जमुना एक्सप्रेसवे नहीं पूछ रहा है। ओके, चलो आओ क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक ये गेलो, हाँ ये गेलो-सेक्स का क्वेश्चन नहीं है, अब एक रैंडम क्वेश्चन है, अब आपको खुद देखना है कि इसको कैसे अप्रोच करते हैं। ओके, बोलता है कि अ थिन बलून फिल्ड विद एयर एट 47 डिग्री सेल्सियस, गुब्बारा है, हवा भर रखी है, 47 डिग्री सेल्सियस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर, जिसकी वॉल्यूम है 3 लीटर। इफ ऑन प्लेसिंग इट इन अ कोल्ड रूम, इसको फिर हमने एक ठंडे कमरे में रख दिया, द वॉल्यूम रिड्यूसेस टू 2.7 लीटर, 2.7 लीटर उसकी वॉल्यूम हो गई। द टेम्परेचर ऑफ द रूम इज व्हाट। ठीक है, अब एक बात पहले मैं ना इसको क्वेश्चन को करने से पहले इस वाली चीज का मैं फिजिकल मतलब आपको समझाता हूं कि वॉल्यूम डिक्रीज क्यों हुई। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में जब आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आने लग जाएगा ना, आपको सब्जेक्ट पढ़ने का मजा आएगा। ओके चलो, इसमें हम देखते हैं कि क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। मान के चलो रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करेंगे। मान के चलो ये गुब्बारा था, वॉल्यूम थी 3 लीटर, अंदर जो हमारे पास जो टेम्परेचर था, मतलब जिस जहां पर ये पड़ा था वो जो टेम्परेचर था दैट इज 47 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब क्या था कि 3 लीटर हमारी वॉल्यूम फिक्स थी। वॉल्यूम फिक्स क्यों थी? क्योंकि अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे गुब्बारे की वॉल से टकराएंगे और अंदर का एक प्रेशर अप्लाई करेंगे जिसको मैंने बोला पी इनसाइड। ठीक है, अब बाहर भी एयर है, रूम के अंदर भी जो एयर है, रूम के अंदर वाली एयर भी इस पे प्रेशर लगाएगी जिसको मैं बोल रहा हूँ क्या, पी आउटसाइड। अब वॉल्यूम अगर पहले फिक्स है तो क्यों फिक्स रही होगी? क्योंकि पी आउटसाइड जो है दैट इज इक्वल टू पी इनसाइड, यानी कि प्रेशर जो है बाहर का और अंदर का बराबर होगा। अब मैंने क्या किया, अब देखो क्या किया मैंने, टेम्परेचर को लोअर कर दिया, टेम्परेचर इज लोअर्ड, क्योंकि बोला ना कि ठंडे कमरे में ले गए। अब टेम्परेचर को जैसे लोअर किया तो हमारी वॉल्यूम कितनी हो गई, 2.7 लीटर हो गई। अब 2.7 लीटर वॉल्यूम हो जाने का साफ साफ मतलब है कि वॉल्यूम कम हो गई। अब वॉल्यूम अगर कम हो गई तो अब जरा खुद सोचो कि वॉल्यूम कम क्यों हुई होगी। अब देखो गैस मॉलिक्यूल तो उतने ही है अंदर, उस पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं क्योंकि गुब्बारा तो बंद ही है, पर टेम्परेचर कम हो गया, T2 इज लेस। तो इसका मतलब है कि अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो थर्मल एनर्जी है वो कम हो गई, यानी कि इनका रैंडम मोशन डिक्रीज हुआ। अब डिक्रीज हुआ तो ये जो प्रेशर यहां पर लगा रहे थे पी इनसाइड वाला, अब मैं उसको क्या बोलूंगा, पी इनसाइड डैश। डैश मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अब ये जो प्रेशर है दैट इज लेस, यानी कि जो पी आउटसाइड है, अब देखो जो बाहर का प्रेशर है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बाहर के मॉलिक्यूल्स तो जो रूम के हैं वो तो फिक्स ही रहेंगे। सो पी आउटसाइड विल बिकम ग्रेटर देन पी इनसाइड, जिसकी वजह से हमारा जो प्रेशर है वो, सॉरी, जिसकी वजह से हमारा जो वॉल्यूम है अंदर का वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारा वॉल्यूम डिक्रीज का फिनोमिना, वॉल्यूम इज डिक्रीज। और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ या इंक्रीज है ये नहीं उन्होंने हमसे पूछा, ठीक है, उन्होंने बता दिया कि वॉल्यूम डिक्रीज हुई, ये तो मैंने आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाया है। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में जब तक कुछ नहीं बोला तो क्वेश्चन में हमें क्या बोलता है कि एक तो हमें T1 दिया, T1 इन्होंने दे रखा है 47 प्लस 273 केल्विन में ले लोगे हमेशा सारे डेटा को। इसके और कॉरेस्पॉन्डिंग जो V1 दिया है दैट इज कितना दिया है, दैट इज 3 लीटर। ठीक है, T2 हमें निकालना है जो कि हमें नहीं पता, और V2 जो हमें दे रखा है दैट इज 2.7 लीटर। बस अब आपको समझ में आ गया ये चारों देख के कि कौन सा लॉ लग रहा है, कौन सा लग रहा है भैया, अप्लाइंग कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ हमने फिर से एक बार लगाया, चार्ल्स लॉ अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2।
तो बस इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, T2 की वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू आप निकालेंगे। अब मैं देखो न्यूमेरिकल आपको ये पूरा परफॉर्म नहीं करके दिखा रहा, पीछे भी जो मैंने क्वेश्चंस पूरे नहीं किए हैं उन सबका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, आपको करना भी आ रहा है और इसको सॉल्व करके मुझे दोगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये लेक्चर ऑलरेडी काफी बड़ा हो गया है और नहीं करते। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज बाकी के टॉपिक्स भी हम करेंगे, एवोगैड्रो लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन, बट टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, सीखना इंपॉर्टेंट है। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीखना इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल करने जरूरी है। फटाफट से मैं टॉपिक पढ़ा के उसको भगाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि साथ साथ आपको क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। So that's all for today. I hope you understood the explanation. आपको सारा कुछ समझ में आया होगा और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर। सभी आपके जो जानने वाले हैं दोस्त लोग हैं उन सबको दिखाओ लेक्चर और उन सबको बोलो कि अपना प्रिपेयर करें, क्योंकि पता नहीं कॉलेज वॉलेज कब खुल रहे हैं, बट इतना पक्का पता है कि आपका एग्जाम होएगा, ठीक है ना। तो अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करो। मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ, हमेशा आप लोग की मैं हेल्प करूंगा। जब भी आपको कोई डाउट होगा पूछो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।